दोस्तों डेट है आज की 3 जून 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, दैट इज हुलान गपार गिबॉन सेंचुरी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नाम कहाँ से आया। देखो, दरअसल में जो सेंचुरी का नाम है ये पड़ा है हुलॉ गिबन्स के नाम के ऊपर। डिस्कस करेंगे कि आखिर हुलॉ गिबन्स होते क्या हैं, बट उससे पहले हमें थोड़ा न्यूज़ के बारे में जान लेना इंपॉर्टेंट है। देखिए, कई बार ना जब हम बात करते हैं हमारे जंगलों की या हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ की, तो कई बार उनमें लीनियर प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं। अब आप पूछेंगे लीनियर प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। लीनियर प्रोजेक्ट्स ऐसे रोड्स हो सकती हैं, रेलवेज हो सकती हैं, जिसके माध्यम से आपके दो पार्ट्स को इस तरह से अलग किया जाता है। यानी कि ये थे तो एक ही पार्ट, बट इनको यहाँ पे अलग अलग तरह से यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया। तो यानी कि दो जो आपके पार्ट्स थे वो यहाँ पे नए क्रिएट होते हुए देखने को मिल जाएंगे। पर क्या ये बात आपके यहाँ पे एनिमल्स को पता होगी, या फिर कई बार उनको काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि देखो उनका तो पूरा जो हैबिटेट था वो तो यहाँ पे बीच में टूट गया ना एक तरह से। तो यहाँ पर हुलॉक रिबन्स की कंफर्टेबिलिटी के लिए यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे एंड साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये दोनों मिलकर प्लान कर रहे हैं कैनोपी ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करने का। आखिर ये कैनोपी ब्रिजेस होते क्या हैं? देखो, इस तरह से एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर ना इस तरह से ब्रिज बना दिया जाएगा। तो जब हुलॉक गिबन्स को इस तरह से मूव करना होगा इस रेलवे ट्रैक के क्रॉस, उनको लगेगा कि यार ये तो कंटिन्यूस जोन ही है एक तरह से, राइट? इसी को बोलते हैं कैनोपी ब्रिज। ठीक है, तो आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे एंड साथ साथ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मिलकर यहाँ पे इस तरह कैनोपी ब्रिजेस को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आएगा कि कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ब्रिज से नीचे गिर जाए, राइट? तो उस केस में ना यहाँ पर नीचे सेफ्टी नेट्स भी लगाए जाएंगे। सेफ्टी नेट्स के माध्यम से होगा क्या कि अगर मान लो कोई ब्रिज से गिर भी जाता है, तो उस केस में उस किसी को यहाँ पे बचाया जा सकता है। तो बहुत अच्छे मटेरियल्स और टेक्निक्स के माध्यम से इस कैनोपी ब्रिज को यहाँ पे बनाया जाएगा, ये ऐसा प्लान है। बात करें सेंचुरी की, तो ये सेंचुरी आपको असम के जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगी। ये एवरग्रीन फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसको जो अस्टैब्लिश किया गया था और रीनेम किया गया था वो 1997 में था। एंड ये एकमात्र हमें सेंचुरी देखने को मिलती है भारत देश के अंदर, जो कि एक गिबॉन के नाम के ऊपर देखने को मिलती है। साथ ही साथ हुलॉक गिबन्स तो है ही हैं, जो कि इंडिया के एकमात्र एप्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ में अगर मैं बात करूँ ना, तो इंडिया के एकमात्र नॉकटर्नल प्राइमेट, नॉकटर्नल का मतलब होता है जो रात के समय ज़्यादा एक्टिव होते हैं। प्राइमेट का मीनिंग होता है बेसिकली कोई मैमल जो ग्रुप का होता है, जहाँ पे आपके लेमूर्स हो गया, मंकीज, एप्स, ह्यूमंस, वो सबको जो इंक्लूड करके आता है। तो एक ऐसा नॉकटर्नल प्राइमेट बंगाल स्लो लॉरिस, वो यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें और भी स्पीशीज यहाँ पे डेफिनेटली आपको देखने को मिलती हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर, डिपेंडिंग अपॉन कैनोपी लेवल, जैसे अपर कैनोपी में आपको हुलोंग ट्री हो गया, सैम हो गया, सोपास, भुल्लू, उड़ाल, ये सब देखने को मिलते हैं। मिडिल कैनोपी में नहार हो गया एंड उसी तरह से लोअर कैनोपी में आपको एवरग्रीन शब्द एंड हर्ब्स देखने को मिल जाती हैं। अब बात करें स्पीशीज की, यानी कि वेस्टर्न हुलॉक गिबन की, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये भारत के सभी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनमें आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इन सभी में देखने को मिल जाता है। ईस्टर्न बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, म्यांमार, साउथ वेस्ट चाइना, ये इनके नेटिव हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली दिस हैज़ एन आईयूसीएन स्टेटस ऑफ इंडेंजर्ड। ब्रह्मपुत्रा हो गया एंड साथ साथ आपके दिबांग रिवर्स हो गया, उनके एरियाज में आपको ये देखने को मिल जाएगा। 125 इंडिविजुअल्स आपको देखने को मिलते हैं इस पर्टिकुलर सेंचुरी के अंदर, ऐसा यहाँ पे बताया जाता है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो ये डायर्नल होते हैं। डायर्नल का अर्थ क्या कि जो दिन के समय ज़्यादा एक्टिव होते हैं, एंड साथ ही साथ ये आर्बोरियल होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया ना, ये ट्रीज से यहाँ पे एक जगह से ट्री से दूसरे ट्री मूव करते हैं, तो ऐसी चीज़ों को आर्बोरियल हम यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे थ्रेट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हंटिंग हो गया, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, इन सभी चीज़ों की वजह से इसको डिवाइड करना इस पर्टिकुलर सेंचुरी को, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पे इनके लिए थ्रेट पैदा करती हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़, हमने वेस्टर्न हुलॉक गिबन के बारे में तो समझ ली, उसी तरह से हमारे पास ईस्टर्न हुलॉक गिबन भी देखने को मिलता है, जिनका आईयूसीएन स्टेटस हमें वल्नरेबल देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है, ये थोड़ा कम पाया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश, असम में दिख जाएगा, वो भी कुछ एक एरियाज के अंदर, बट अदरवाइज नॉर्मली बाकी जगह पे ये नहीं दिखता है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज विवेकानंद रॉक मेमोरियल। देखो, पिछले दिनों के अंदर स्पेशली ये वीकेंड पे न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चल रही थी, जब हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ पर अपनी मेडिटेशन एक्सरसाइज करने के लिए
यहाँ पे विवेकानंद रॉक मेमोरियल पे गए एंड साथ साथ उन्होंने सनराइज के समय के ऊपर सूर्य अर्घ परफॉर्म किया। तो थोड़ा सा हमें ना इस पर्टिकुलर मेमोरियल के बारे में जानना चाहिए, बाकी विवेकानंद जी की लाइफ के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेंगे। इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है, ये आपको तमिलनाडु के कन्याकुमारी में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो आर्किटेक्चर स्टाइल यूज हुआ है वो इंडियन रॉक कट है एंड साथ साथ कैथेड्रल जो रॉक सिस्टम होता है ना वो यहाँ पे यूज हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ चर्च के अंदर भी इस सिस्टम को यूज किया जाता है। 1970 के अंदर इसको बिल्ड किया गया था इन ऑर्डर टू ऑनर स्वामी विवेकानंद जी। यहाँ पर आपको स्वामी विवेकानंद जी का एक ब्रोंज स्टैचू बहुत बड़ा भी देखने को मिल जाता है। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट आपको मंडपम देखने को मिलते हैं, जैसे विवेकानंद मंडपम हो गया, श्रीपदा मंडपम हो गया एंड उसी तरह से मेडिटेशन के लिए भी अलग से एक मेमोरियल है जिसका नाम है ध्यान मंडपम, राइट। इसका अगर मैं बात करूँ ना तो आपको इस जगह की लोकेशन के बारे में अगर पता होना चाहिए कि कन्याकुमारी के अंदर 3 ओशियंस का कॉन्फ्लुएंस होता है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन, एंड हमारे इंडियन मेनलैंड का ये सदर्न मोस्ट पॉइंट बन जाता है। इसके साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद जी की अगर मैं बात करूँ ना तो आप जानते होंगे कि इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था एज नरेंद्र नाथ दत्ता इन 1863 और इनके जो गुरु थे उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस जी। उनकी टीचिंग्स इनके द्वारा दुनिया भर में फैलाई गई। प्लस एट द सेम टाइम 1893 के अंदर शिकागो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा दी गई। उन्होंने बताया कि मैं एक ऐसे रिलीजन को बिलोंग करता हूँ जो बात करता है दुनिया में टॉलरेंस की, जो बात करता है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस की, राइट। इसके साथ में ही योग और वेदांत को वेस्टर्न वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस करवाने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा स्वामी विवेकानंद जी का एंड साथ साथ इन्होंने हिंदुज्म को भी एज अ मेजर वर्ल्ड रीजन की तरह प्रेजेंट किया। इन्हीं सभी कारणों की वजह से इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन नेशनलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही इन्होंने वेदांत सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क, वेदांत सोसाइटी ऑफ फ्रांस फ्रांसिस्को, इसको भी इनके द्वारा यहाँ पे फाउंड किया गया एंड साथ ही साथ 12 जनवरी जिस दिन इनका जन्म दिवस होता है उस दिन को भारत के अंदर नेशनल यूथ डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो पूरा एरिया है ना आपका जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल वाला, इसकी डेफिनेटली हिस्टोरिकल एंड कल्चर सिग्निफिकेंस आपको देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा बताया जाता है कि विवेकानंद जी के द्वारा पूरा यहाँ पे इसको स्विम किया गया था, प्लस एट द सेम टाइम जब वो यहाँ पे पहुंचे तो लगभग 3 दिन और 3 रातों के लिए उन्होंने यहाँ पे मेडिटेट किया। इस इवेंट को कन्याकुमारी रिजॉल्व ऑफ 1892 के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ जो गॉडेस है ना, जो कन्याकुमारी है, ये कन्याकुमारी दरअसल में पार्वती जी का ही नाम है। ऐसा बताया जाता है कि गॉडेस पार्वती जी ने यहाँ पे मेडिटेशन किया था एज अ डिवोशन टू द लॉर्ड शिवा। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक है अमृत स्कीम के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट आज के समय अमृत स्कीम बन चुकी है क्योंकि जो भारत के लोग हैं वो काफ़ी सारे सिटीज़ में बसते जा रहे हैं एंड ऐसा बताया जा रहा है कि 2047 तक जब हमारे आज़ादी के 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे उस समय भारत की लगभग 50% पॉपुलेशन सिटीज़ के अंदर रह रही होगी। एंड ऐसे केस के अंदर आपकी जो अमृत स्कीम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। देखो अमृत की फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रीजवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो थोड़ा सा आप इस फुल फॉर्म से समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे बात हो रही है अर्बन एरियाज के रिगार्डिंग उनको हम कैसे और बेटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। 2015 के अंदर यहाँ पे स्कीम को लॉन्च किया गया था एज अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, जहाँ पर जो पैसा है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों से यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। तो कोशिश ये थी कि जो पानी का एक्सेस हो गया वो यहाँ पे इम्प्रूव किया जाए, आपकी अलग अलग लोगों तक पहुँचा जाए पानी का जो है। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें ग्रीन स्पेसिस को डेवलप किया जाए जैसे पार्क्स हो गया, ताकि लोगों की ज़िंदगी थोड़ी हम और बेहतर कर पाएँ। इसके साथ में ही इसी प्रोग्राम के अंतर्गत सीवरेज और सेप्टेज मैनेजमेंट हो गया, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज हो गया, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इन सभी चीज़ों को बेहतर करना भी यहाँ पे इसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव हुआ। अब यहाँ पे आप नोटिस करो कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो है ही है इसके अंदर इन्वॉल्व, प्लस एट द सेम टाइम ना स्टेट गवर्नमेंट्स को भी इन्वॉल्व किया गया है एंड आपकी जो लोकल गवर्नमेंट है उसको भी इन्वॉल्व किया गया है। फॉर एग्जाम्पल जो आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको यहाँ पे लोकल लेवल के ऊपर यहाँ पे स्टेट से सैंक्शन करती हैं, उनको इम्प्रूव करती हैं। तो स्टेट का लोकल के साथ कनेक्शन हुआ, उसके साथ में ही जो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं तो उनको बोला जाता है सैप, स्टेट एनुअल एक्शन प्लान। तो ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपके स्टेट्स का रहता है। तो इस तरह से स्टेट को भी एज एन इक्वल पार्टनर की तरह कंसिडर किया गया है इस अमृत स्कीम के अंदर। बाकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मिशन को ओवरसी किया जाता है बाय एक एपिक्स कमेटी जिसको चेयर करते हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के जो सेक्रेटरी होते हैं। टोटल आउटले जो था वो 5 साल के लिए पहले 50,000 करोड़ था, फिर बाद में हमारे पास अमृत 2.0 स्कीम आती है जहां पर इसको और 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है।
फोकस ये था कि आपकी जो सिर्फ 500 सिटीज़ के अंदर ही नहीं, बल्कि जितने भी आपके स्टैट्यूटरी टाउन्स देश भर में देखने को मिलते हैं, उनके अंदर सबको वाटर सप्लाई कवरेज यहाँ पे प्रोवाइड करी जा पाए, ये यहाँ पे इसका यहाँ पे फोकस देखने को मिल जाता है। प्लस एट द सेम टाइम आपकी जो सिटीज़ हैं वो कैसे आत्मनिर्भर बने, वाटर सिक्योर हों, ये यहाँ पे फोकस रखा गया। तो इसका भी टोटल बजट आउटले लगभग 3 लाख करोड़ आपको देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको यहाँ पे अमृत स्कीम के बारे में जानने चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। देखो भारत में अगर हम बात करें ना कि ऑर्गन आप कैसे किसी और को डोनेट कर सकते हो, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि ऑर्गन्स आप तभी सामने वाले को डोनेट कर पाओगे जब आप कहीं ना कहीं उसके क्लोज रिलेटिव हो। ऑन द अदर हैंड अगर मान लो कि आपका कोई ऐसा पर्सन है जो आपका क्लोज रिलेटिव नहीं भी है, उस केस के अंदर आप डोनेट कर सकते हो, पर वो होना चाहिए कि अगर आप एक एक केयर के पर्सपेक्टिव से किसी को दे रहे हो, या फिर आपका ऐसा मन कर रहा है कि सामने वाले की हेल्प करी जाए, या दया के भाव से आप ऐसा कर रहे हो, उस केसेस में ये चीज़ें करी जा सकती हैं। पर यहाँ पर पता क्या हुआ, यहाँ पर मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा एक डिसीजन दिया गया। उसने बोला कि भैया हर जगह के ऊपर ना कई बार पता क्या होता है, कई बार बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो कमेटी ये चेक करती है क्योंकि ऐसा तो नहीं कि पैसे के बदले ये चीज़ करी जा रही है, ऑर्गन्स जबरदस्ती सामने वाले से लिए जा रहे हैं, कई बार ऐसा होता है। तो उस केस में ना आपको मतलब हर जगह इसे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो कोई ऐसा डोनर है जो डोनेट करना चाहता है अपने किसी भी ऑर्गन को, पर वो नॉन रिलेटेड है, मतलब वो क्लोज रिलेटिव नहीं है, पर उस केस में भी आप ऐसा मत करो कि जबरदस्ती हर जगह आप ढूंढने की कोशिश करो कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, राइट। क्योंकि इस केस में देखो सामने वाले की जान बचाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इन सभी टेक्निकल इश्यूज में बहुत लंबे टाइम तक फंस गए, उस केस के अंदर क्या होगा, हमें लगेगा यार इसने पैसे के लिए ये चीज़ करी है, उसको ऑर्गन डोनेट ही नहीं होना देंगे। उस केस में बहुत लंबा टाइम गुजर जाता है। तो यहाँ पर मद्रास हाईकोर्ट ने ये बोला है कि अगर आपके पास कोई प्रूफ ऑफ पेमेंट नहीं है ना, कि पेमेंट का कोई प्रूफ आपके सामने नहीं है, तो आप एक्सेप्ट कर लो कि हाँ यार यहाँ पे इस बंदे ने जो आपने डोनेट कर रहा है ना, वो कुछ गुड फेथ में ही दे रहा होगा, ठीक है ना। तो इस केस में मद्रास हाईकोर्ट ने ये बोला है कि जो प्रूफ का बर्डन है ना वो शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि अब ऐसा नहीं है कि डोनर या रेसिपिएंट जो ले रहा है या दे रहा है उसके ऊपर बर्डन नहीं होगा अपने आप को निर्दोष प्रूफ करने का। यहाँ पर ऑथराइजेशन जो कमेटी होती है ना, वो यहाँ पे प्रूफ लेके आएगी कि इनके बीच में कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ यहाँ पे इन्होंने पैसे के बदले ऑर्गन किसी से लिया है। उसी तरह से अगर हम बात करें, कमेटी वेरीफाई जरूर कर सकती है, एक्सप्लेनेशन मांग सकती है, पर अगर उनके पास कुछ अब अच्छे से कुछ एविडेंस नहीं है, तो उस केस में यहाँ पर परमिशन को रोका नहीं जा सकता। साथ ही साथ बात करी गई है कि हाँ कुछ लोग होते हैं जो लव और इफेक्शन में यहाँ पे इस तरह की चीज़ें करते हैं, किसी को पैसा, किसी को अपनी किडनी या कुछ और बॉडी ऑर्गन्स डोनेट करते हैं। तो अगर सामने वाले के पास कोई प्रॉपर रीज़न नहीं है तो उनको यहाँ पे फालतू में शक नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट को इसके लिए अच्छी गाइडलाइंस या क्लियर गाइडलाइंस देनी चाहिए। फोकस होना चाहिए सामने वाले की ज़िंदगी बचाने के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे आप नोटिस करो ना, अगर अर्जेंसी नहीं दिखाएगी डिसीजन मेकिंग के अंदर, तो सामने वाले की पर्सन की जान जा सकती है। ये कुछ पॉइंटर्स थे। प्लस एट द सेम टाइम एक बार किसी ने ऑर्गन किसी को डोनेट किया, उस केस में जो भी उसका इलाज का खर्चा होगा, ऑर्गन जिसने ऑर्गन दिया है डोनर का, वो सारा खर्चा यहाँ पे उनको बियर करना पड़ेगा। अगर मान लो किडनी यहाँ पे डोनेट करी गई है, तो यहाँ पर उसको उस पर्सन को जिसने डोनेट करी है उसको इंश्योरेंस यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे मंथली अलाउंस भी उनको दिया जाना चाहिए, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि उसकी हेल्थ अच्छे से मेंटेन रहे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा बताई गई। कुछ और टेक्निकल पॉइंट्स हम देख लेते हैं। जैसे बात करें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि इसके अंदर किडनी, लिवर, हार्ट, लंग, पेनक्रियास, इंटेस्टाइन वगैरह यहाँ पर एक पर्सन की बॉडी से सर्जिकली रिमूव किया जाता है एंड सामने वाले के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है। अगर हम बात करें कि कौन यहाँ पर अपने ऑर्गन डोनेट कर सकता है, तो उस केस में जो पर्सन होना चाहिए वो कम से कम उसकी एज 18 साल होनी चाहिए। प्लस एट द सेम टाइम उसको कुछ इन्फेक्शियस डिसीजेज नहीं होनी चाहिए, कैंसर, इस तरह के इन्फेक्शंस नहीं होने चाहिए उस केस के अंदर। कुछ केसेस में चीज़ें करी जा सकती हैं एंड फोकस यही रहना चाहिए कि जो डोनेशंस हैं वो अफेक्शन या अटैचमेंट के साथ ही लिंक्ड हों, राइट। इस केस में अगर आप नोटिस करो, जिस पर्सन की डेथ हो चुकी है वहाँ पर उसकी किडनी, उसका लिवर, हार्ट, लंग्स, पैनक्रियास और इंटेस्टाइन यहाँ पे डोनेट करा जा सकता है। कुछ और भी पॉइंटर्स हैं, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। कुछ यहाँ पे हमारे पास लेजिस्लेशंस भी है, जैसे फॉर एग्जांपल थोटा एक्ट करके, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट, इसको 1994 में बनाया गया था, 2011 में अमेंड हुआ, जो बात करता है सारे ट्रांसप्लांटेशन के ओवरऑल प्रोसेस की। उसके अलावा हमारे पास नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम भी है, जो बात करता है कि कैसे इनको प्रोक्योर किया जाएगा, ऑर्गन्स को
डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एंड ऑल दोज थिंग्स। तो इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2025-26 तक। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ, हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसको हम जानते हैं नोटो के नाम से, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको बनाया गया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो जो पूरा प्रोसेस होता है ना ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का, उसको कोऑर्डिनेट करना, उसको नेटवर्क करना, उसके लिए पॉलिसीज बनाना, प्रॉपर डेटा को मेंटेन करना, ये सारा काम कहीं ना कहीं नोटो का ही रहता है। तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो कि आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में पता होने चाहिए। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक एक प्लेस इन न्यूज़ के साथ लिंक्ड है, दैट इज कैंपी फ्लेग्राई। अब यहाँ पे क्या हुआ है, रिसेंटली एक 4.4 अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हमें यहाँ पे देखने को मिला है। ये कहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, देखो हमें इसके लिए जाना पड़ेगा इटली। जैसे ही आप जाओगे ना इटली में, तो इटली में यहाँ पर ये आपको लोकेशन आपको देखने मिलेगी कैंपी फ्लेग्राई। एक सवाल आपके दिमाग में आएगा कि सर इटली में इतने ज़्यादा अर्थक्वेक्स या वॉल्केनोज हमें क्यों देखने को मिलते हैं। देखो अर्थक्वेक वॉल्केनो के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट जो मेजर रीज़न होता है कहीं ना कहीं वो प्लेट्स का टकराना ही हमें देखने को मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं रिंग ऑफ फायर की, वहाँ तो बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं। इन अ सिमिलर मैनर जब हम बात करें इटली की, यहाँ पर जो अफ्रीकन प्लेट है ना, वो सबडक्ट करती है अंडर द यूरेशियन प्लेट, तो जिस वजह से कहीं ना कहीं वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। बात करें इस कैंपी फ्लेग्राई की, तो इसको आप फ्लेग्रेन फील्ड के नाम से भी जानते हो, तो इटली के अंदर आपको ये लोकेशन देखने को मिल जाती है। बाकी बहुत सारे आज के अंदर वॉल्केनोज समय समय के ऊपर हमें देखने को मिले हैं। ऐसा बताया जाता है कि इसका फॉर्मेशन लगभग 39,000 ईयर्स अगो हमें देखने को मिला, जब एक इरप्शन की वजह से इसने यहाँ पे मैग्मा को रिलीज किया। काफ़ी सारे हाइपोथेसिस ये भी कहते हैं कि इस इरप्शन की वजह से ना कहीं निएंडरथाल्स का डिक्लाइन हुआ। अब दरअसल में निएंडरथाल्स क्या थे, देखो जैसे हमारे होमोसेपियंस की बात करते हैं ना, हम ह्यूमंस की बात करते हैं, उनके साथ काफ़ी सिमिलरिटीज़ हमें देखने को मिलती है निएंडरथाल्स के रिगार्डिंग। इनफैक्ट पिछले आई थिंक 2 साल पहले इसकी रिगार्डिंग जो डिस्कवरी थी, उस या इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस हुई थी, तो तब वहाँ के डिस्कवरर्स को नोबेल प्राइज़ के नाम से भी जाना मतलब दिया गया था उनको। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंटर्स थे कैंपी फ्लेग्राई के बारे में जो आपको पता होने चाहिए थे। अब डिस्कस कर लेते हैं आज का आपका होमवर्क। पहला आपका होमवर्क रहेगा प्लेसेस इन न्यूज़ के, जहाँ पर आपको मुझे बताना है कि सेला टनल आपको कहाँ देखने को मिलती है। इसकी लोकेशन आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। बात करें ट्रू एंड फॉल्स की, तो ये कुछ आपका होमवर्क रहेगा जहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है, ये आप मुझे बता सकते हो। इसके अलावा सैटरडे मैंने आपको जो होमवर्क दिया था उसका आंसर अगर मैं डिस्कस करूँ, तो अगर हम बात करें ना अग्निबाण सॉर्टेड की, तो यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक बात कर रहा है कि यहाँ पे 3D प्रिंटेड इंजन यहाँ पे डिज़ाइन एंड बिल्ड किया गया है इंडिजीनियसली। हिमालयन सिरो की बात करें तो यहाँ पर IUCN के अंदर इसका इंडेंजर्ड नहीं बल्कि वल्नरेबल स्टेटस आपको देखने को मिलता है, तो सेकंड इज इनकरेक्ट। पक्के टाइगर रिजर्व की अगर मैं बात करूँ, तो ये टाइगर रिजर्व आपको तमिलनाडु के अंदर नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, तो थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। बाकी फोर्थ आपका बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑफ जापान की लोकेशन यहाँ पे बिल्कुल ठीक बताई गई है। आज का आपका होमवर्क रहेगा ये 2 क्वेश्चन। पहला आपका रहेगा NFT के रिगार्डिंग, नॉन फंजिबल टोकन, तो ये कमेंट्स में इसका आंसर आप बता सकते हो। एंड सेकेंडली आपका होमवर्क रहेगा क्लारीपेट 2 के रिगार्डिंग, तो ये भी आप मुझे कमेंट्स में इसका आंसर बताइएगा। इसके अलावा जो एक 2014 का क्वेश्चन था उसकी अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि हर साल 1 महीना लंबा एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल यहाँ पे होल्ड किया जाता है कुछ कम्युनिटीज़ के द्वारा, जहाँ पर सेपलिंग्स ऑफ फ्रूट बेरिंग ट्रीज़ को यहाँ पे इस तरह से प्लांट करते हैं। दरअसल में यहाँ पर बात हो रही है एक फेस्टिवल जिसका नाम है भूमि या भूमा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये देखो ये जो फेस्टिवल है ये मध्य प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है, एंड आपकी जो गोंड एंड केरकू ट्राइब्स हैं, कोरकू ट्राइब्स हैं, वो यहाँ पे मेजरली इसको सेलिब्रेट करती हैं। हरी ज्योति हो गया हर, ठीक है ना, तो ये कुछ रीजन्स हैं जहाँ पे आपको फेस्टिवल ऑफ ग्रीनरी के नाम से ये चीज़ अच्छे से जानी जाती है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बाकी अगर मैं बात करूँ भूटिया और लेप्चा की, ये आपको सिक्किम की इंडिजिनस ट्राइब्स आपको देखने को मिल जाती हैं। इन अ सिमिलर मैनर इरूला एंड जो टोडा है, इरूला आपको ये नीलगिरीज हो गया, तमिलनाडु हो गया, वहाँ पर देखने को मिलती हैं। एंड आपकी जो सहारिया एंड अगरिया जो आपकी ट्राइब्स हैं ये भी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएंगी। तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो आपको यहाँ पे इनके बारे में पता होने चाहिए। दूसरा आपके लिए होमवर्क मैंने दिया था अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। देखो यहाँ पर ना एक्चुअल में क्या होता है, पहली स्टेटमेंट आपकी गलत है। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना है तो उसके केस पे प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट नहीं चाहिए होती, तो पहला गलत है, बाकी दोनों ठीक है, तो आंसर आपका 2 एंड 3 बन जाएगा। इसको थोड़ा मैं अगर आपको रिवाइज कराऊँ ना, तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि आपका अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप किसी भी हाउस के अंदर इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। इनफैक्ट ना लोकसभा और राज्यसभा की पावर इक्वलेंट है इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ये एक मिनिस्टर भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है या फिर एक प्राइवेट मेंबर भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है। इसके लिए प्रेसिडेंट के आपके
एक्सेंट की ज़रूरत नहीं होती, प्रायर परमिशन की मतलब ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जो मेजॉरिटी चाहिए होती है वो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। इसके साथ ही साथ अगर मान लीजिए कुछ ऐसी अमेंडमेंट है जहाँ पर कुछ फेडरल फीचर्स को यहाँ पे अमेंड करना हो, तो उस केस में क्या होता है, राइट, तो उसको इस केस में आपको टू आपके जो स्टेट्स होती हैं तो 50% आपकी स्टेट्स की एटलीस्ट उनकी रिक्वायरमेंट भी होती है। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर कोई ज्वाइंट सेटिंग की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर हर पर्टिकुलर हाउस को इंडिविजुअली इसको पास करना होता है। साथ में अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो स्टेट लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती इस बिल को। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आप सभी को आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW ओनली ISF पर जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।